Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 अप्रैल 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है लग्जमबर्ग को। लग्जमबर्ग कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, कहाँ पर है इंडिया के कंपैरिजन में, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो देखो आज का सबसे पहला आर्टिकल, आज 5-6 आर्टिकल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उनको ज़रूर देखना है आप लोगों को। और आगे मैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है, जो हमारी सरकार है वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि देखो कोविड-19 की वैक्सीन्स को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, लेकिन अब जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं वो अभी के लिए माफ़ कर दी जाएंगी लगभग 3 महीने के लिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर पाएँ। और देखो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी ये जो सेस वगैरह लगाया जाता है उसको अभी के लिए कम करा जाएगा, अभी के लिए इसको हटाया जाएगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टिंग करें और जो है अपनी कंट्री के अंदर जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, उससे टैकल कर पाएँ। नाउ जो ये डिसीजन है ये लिया गया है हमारे पीएम के द्वारा, एक मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा ऐसा किया जाएगा ताकि हम जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर पाएँ और वैक्सीन्स वगैरह की सप्लाई ज़्यादा कर पाएँ। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल था, इसका ध्यान रखना। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। देखो हमारे कंट्री में ने को ऑक्सीजन क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है अभी कुछ दिनों में, और उसी की वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में बताया गया है 20 लोगों की जान चली गई है दिल्ली हॉस्पिटल्स में। और आप कह सकते हो कि ये ऑक्सीजन क्राइसिस है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पे गई है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, ठीक है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उनके फेफड़े सही से वर्क नहीं कर पाए, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, उनको ज़रूरत थी लेकिन वो मिल नहीं पाया ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई ये रीज़न है जिसकी वजह से डेथ हुई है। तो आप समझ सकते हो कंट्री में क्या हालत चल रही है, ऑक्सीजन क्राइसिस है, बेड की शॉर्टेजेस हो गई है, ठीक है, और बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है हमारे कंट्री के अंदर। तो ये ऑक्सीजन क्राइसिस क्या होता है आज मैं आपको बताऊंगा, इस पूरे आर्टिकल के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे आर्टिकल मुझे मिल गए हैं एक न्यूज़पेपर से, वो भी हिंदी न्यूज़पेपर से, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देख पाओगे आप, यहाँ पर ये है उत्तराखंड के अंदर एक एवलांचे आया है, मतलब कि आप कह सकते हो कि स्नो स्टॉर्म आया है, ठीक है, बर्फीला तूफान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो उस तूफान के अंदर, उस एवलांचे के अंदर 384 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जब ये आया तो मतलब उनको बचाया गया है और 10 बॉडीज़ को रिकवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड के सुमना, और द सुमना रिमखिम जो रोड है वहाँ पर ये देखने को मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। सबसे पहले आप देख पाओगे ओडिशा के अंदर जो है पॉजिटिविटी रेट बढ़ चुका है, यही सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे अगेन कोविड-19 से रिलेटेड। पता है आप देख पाओगे पूरा का पूरा न्यूज़पेपर ऑक्सीजन क्राइसिस कोविड-19 से भरा पड़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, चाहे ये आर्टिकल देखो, सारे ही आर्टिकल आप लोग देख सकते हो, सब के सब कोविड-19 से भरे पड़े हैं। देखो सिचुएशन ही सबसे ज़्यादा ये चल रही है न्यूज़ के अंदर, यही है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज़पेपर ही इन्हीं चीज़ों को कवर करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल को स्किप करना है, जो भी फ्रंट पेज के आर्टिकल है उनको हम लोगों को कवर करना है ताकि एक बेसिक सा आइडिया हो, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एग्जाम का लेना देना इस आर्टिकल से, जो जस्टिस एन वी रमन्ना है वो आज के टाइम पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सैटरडे में इन्होंने पूरी तरह से शपथ ले ली है, ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं
और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको अपॉइंट किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो सीजीआई है उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेरेमनी चल रही है इस पूरे पूरे पिक्चर के अंदर। और अब आपको ध्यान रखना है, ये 48 थे तो 47 कौन थे? 47 थे कौन? S.A. बॉब्डे साहब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का ही नाम। उसके बाद देखोगे इस सेरेमनी के अंदर कौन कौन था। इस सेरेमनी में जो ये ओथ चल रही थी, शपथ चल रही थी, इसमें बहुत सारे लोग थे। जैसे कि इसको अटेंड करा गया था वाइस प्रेसिडेंट M.K. वेंकैया नायडू के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, तो ये सभी लोग थे। उसके बाद जो जस्टिस रमना है, अब देखो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बन गए हैं, लेकिन ये कब तक रहेंगे? लगभग 1 साल 4 महीने तक रहने वाले हैं। और कब हटाए जाएंगे? 26 अगस्त 2022 में इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा और ये हट जाएंगे, दूसरे सीजीआई बन जाएंगे। ठीक है ना, वो दूसरे सीजीआई तब उसके टाइम पर आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, देखो पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश से ये दूसरे सीजीआई हैं। ठीक है, इनसे पहले एक और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे के सुब्बा राव। ठीक है, अब यहाँ पर जस्टिस रमना ये सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उनके करियर के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं। ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे इनका जो करियर है वो काफ़ी, आप कह सकते हो, अच्छी तरीके से गुजरा है। काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कोर्ट्स में इन्होंने वर्क किया हुआ है। देखोगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इन्होंने वर्क किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ये जज बने थे। कब बने थे? 17 फरवरी 2014 में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने फॉइल किया एक, देखो हो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान का ड्रोन है जो कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहा था, लेकिन 2 ड्रोन्स थे, वो उन ड्रोन्स को फायर कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सैटरडे यानी कल की सुबह के टाइम पर ये देखने को मिल रहा था। और जो 2 ड्रोन्स थे इनको ऑब्जर्व करा गया, ये आ रहे हैं पाकिस्तान की साइड से और इमीडिएटली इनको फायर कर दिया गया है BSF ट्रूप्स के द्वारा। तो इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रखना, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस आर्टिकल के ऊपर एडिटोरियल आ सकता है। उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कंट्री की ऑल ओवर सिचुएशन बताई गई है। इंडिया के अंदर लगभग एक सिंगल डे के अंदर रिकॉर्ड करे हैं 2797 न्यू फैटिलिटीज़, मतलब इतनी डेथ हुई है। साथ ही साथ अगर हम केसेस की बात करें तो एक दिन के अंदर सैटरडे में सिंगल डे स्पाइक है 3,48,941। बिल्कुल सही बात है, ये 3.5 लाख के आसपास केसेस हैं एक सिंगल डे के अंदर, और ये लार्जेस्ट एक अकेले दिन का एक रिकॉर्ड बना दिया है इसने। तो देखो हर दिन एक नया नया रिकॉर्ड बन रहा है और हर दिन यहाँ पर इस तरीके से केसेस देखने को मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र इसमें अभी भी टॉप के ऊपर है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका हो गया, यहाँ सभी जगह पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्राफ वगैरह दे रखा है, डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफ जो है वो उठता ही जा रहा है और लगातार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आपको बता दूं। जो स्टेट्स हैं उनको बोल दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स को बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे सेटअप करो, मतलब कि यहाँ पे सेटअप करने को बोला गया है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रही है आज के टाइम पर। ठीक है, तो इसको रिलेट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे जो कोवैक्सीन है। हमारे कंट्री के अंदर आज के टाइम पर 2 वैक्सीन्स ज़्यादा पॉपुलर है सॉरी, कौन कौन सी हैं? कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्पुतनिक 5 को भी यहाँ पे अप्रूवल दे रखा है। अगर हम लोग बात करें जो कोवैक्सीन है, इसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो है 600 रुपये पर डोज। स्टेट्स के लिए यहाँ पे कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो 1 मई से जो है 18 साल से ऊपर सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे इस वैक्सीन को लेने के लिए। तो ज़रूर लगवाएं वैक्सीन के अंदर, इसमें पार्टिसिपेशन ज़रूर करें। और जो है कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है 600 रुपये पर डोज होने वाली है इसकी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखेंगे क्या है। यहाँ पे आप देख पाओगे ज़्यादा नहीं है कुछ। पेज नंबर 8 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग है। बोला ये जा रहा है ग्लोबल रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ कॉल फॉर हेल्प। यहाँ पे दुनिया भर का क्या रिस्पॉन्स है जब इंडिया ने थोड़ी सी मदद मांगी, आज के टाइम पर इंडिया को ज़रूरत पड़ी, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सबसे पहले तो सिंगापुर की साइड से, सिंगापुर ने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स भेज दिए हैं हमारी कंट्री के लिए। अब ये क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स क्या होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक
पर्टिकुलर आर्टिकल ले रखा है, उसमें आपको ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको टैंक दिखाऊंगा, ओके, वहाँ पे मैं आपको वापस से चीज़ें बता दूंगा। ये क्रायोजेनिक टैंक होता है। तो देखो ये जो टैंकर हैं इनको भेजा गया है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, देखिए लिक्विड फॉर्म में, और ये भेजा गया है सिंगापुर के द्वारा। उसके साथ साथ यूएई हो गया, यूरोपियन यूनियन, रशिया, सऊदी अरेबिया, सभी ने कुछ ना कुछ मदद करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लेन दिख रहा है आपको पिक्चर में, जिसका यूज़ हमने आज के थंबनेल में भी किया है, ये C-17 एयरक्राफ्ट है। इसमें क्रायोजेनिक कंटेनर्स आए हैं सिंगापुर से, और ये कहाँ पे लैंड हुआ है, वेस्ट बंगाल के पानागढ़ के अंदर इसको लैंड किया गया है, ओके, सैटरडे में। तो यहाँ पे आपको मैं आगे बताऊंगा क्रायोजेनिक टैंकर्स क्या होते हैं, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि देखो आज के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, कमी है इन क्रायोजेनिक टैंकर्स की, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन का। तो डिस्कस करेंगे इस ओवरऑल पूरे आर्टिकल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आएंगे। देखो यहाँ पे बात करी जा रही है यूके का जो वेरिएंट था वो ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को मिला है नॉर्थ इंडिया के अंदर। यूके का वेरिएंट कौन सा है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूके वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, और इसका वेरिएंट का नाम है B.1.1.7, इस वेरिएंट का नाम है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पर। इंडिया के अंदर एक डबल म्यूटेशन देखने को मिला, ठीक है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा B.1.617। अब यहाँ पे ट्रिपल म्यूटेशन देखने को मिला इंडिया के अंदर, जिसका नाम है B.1.618, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे म्यूटेशंस के नाम आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इजीली जो है इनको सॉल्व कर पाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बोला गया है, जो भी लोग जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं है वो कोविड-19 का जो ये बेनिफिट मिल रहा है फूड सेफ्टी नेट का, वो नहीं ले पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक स्कीम चलाई गई है जो कि आप लोगों को मालूम होगा, कल भी मैंने बताया था, PMGKAY, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके थ्रू अनाउंस किया गया है कि जो सरकार है वो मतलब फ्री में फूड ग्रेन्स, फ्री में अनाज प्रोवाइड करवाने वाली है लगभग 81 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को। लेकिन यहाँ पे जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं है वो यहाँ पर इस पूरे आप कह सकते हो ओवरऑल इस बेनिफिट से बाहर हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ओके। तो लगभग काफ़ी कुछ फ्री मिलने वाला है फूड ग्रेन्स, और ये मिलेगा मई और जून में। तो जो भी राशन कार्ड होल्डर्स है उनको एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर, जैसा हम लोगों को पहले भी देखने को मिला था। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, आसियान लीडर्स आपस में बीच बात में इनकी बातचीत हो चुकी है। अब जो ये आसियान के लीडर्स हैं इन्होंने बोला है म्यांमार को, म्यांमार की जो जनता है यानी कि जो मिलिट्री है उसको बोला है कि आज के टाइम पर आप लोगों को जो ये इतनी इतनी बुरी तरीके से आप लोगों को मार रहे हो उसको एंड करना पड़ेगा। देखो म्यांमार के अंदर 1 फरवरी को मिलिट्री कू हुआ था। मिलिट्री कू मतलब है तख्ता पलट किया गया था वहाँ पे। अब तख्ता पलट मतलब कि देखो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको हटाकर मिलिट्री ने फोर्सफुली अपना रूल जमा लिया है, और आज के टाइम पर वही रूल चल रहा है। लेकिन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, लोग पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका। लोगों का कहना यह है कि हम लोगों को ये मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग को चाहिए अपनी डेमोक्रेसी वापस से। लेकिन उस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम हो गया, आप देख पाओगे 1 फरवरी से एक कहानी लगातार चल रही है। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स निकले हुए हैं, प्रोटेस्टर्स और मिलिट्री के बीच में आपस में डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, ठीक है, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है मिलिट्री के द्वारा। तो आप समझ सकते हो एक कंट्री के अंदर जहाँ पर मिलिट्री अपने खुद के लोगों को मार रही है वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। उसके बाद से आप देख पाओगे आसियान समिट आने वाली थी, नव आसियान के लीडर्स ने यहाँ पे बातचीत की और यहाँ पे बोला है कि आपको जो मिलिट्री है उनको बोला है कि ये जो आप इतनी बुरी तरीके से लोगों को मार रहे हो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। नाउ ये जो इमरजेंसी समिट है ये हो चुकी है टॉप जनरल और कू लीडर के साथ, यानी कि जो भी मिलिट्री के लीडर थे उनके साथ ये मीटिंग हुई है। कहाँ पर हुई है, इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है, जकार्ता, वहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिली है, सैटरडे में हो चुकी है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान के बारे में समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश करता है जो भी इसके अंदर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अभी समझ में नहीं आएगा, देखो अभी आगे देखो तो उसके बाद समझ में आएगा। आसियान का मेन मोटिव क्या है, मतलब मेन मोटिव क्या है इसका, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। जितने भी नेशंस हैं उन सब का एक ही विजन होना चाहिए, एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक ही कम्युनिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये आसियान डे है इसको मनाया जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है 8 अगस्त को, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है मेन हेडक्वार्टर वो इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है।
सॉरी नाउ इसके बाद यहाँ पे इसके कौन कौन से मेंबर नेशंस है, कौन कौन से कंट्रीज़ जो है इसके अंदर आती है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कैम्बोडिया, ये सब इसके मेंबर हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं इनके बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, एक प्रोग्रेस के ऊपर काम करना, डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपस में कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी इस पूरे के पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे ये बताया गया है मेन काम यह है कि जो कंट्रीज़ हैं आपस में कोलैबोरेट करें। ठीक है, म्यूचुअल असिस्टेंस हो आपस में कंट्रीज़ का, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, इन सभी फील्ड के अंदर आपस में जो है ये कंट्रीज़ मिलकर काम करें। दैट इज़ वाई सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है आसियान का। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे देखो अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि एक सबमरीन जो है इंडोनेशिया का वो खो गया है। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है वो सबमरीन जो है डूब चुका था, और डूब चुका था उसके साथ साथ देखो उसमें जो सबमरीन एक क्रैक हुआ, क्रैक होने के बाद वो डूब गया, और जो 53 लोग मिसिंग थे वो उनकी डेथ हो गई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ओके, जो आप देख पाओगे हम लोगों ने अपनी मदद भी भेजी थी, मतलब भारत ने एक मदद भेजी थी जो DSRV है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल को भेजा गया था। अब वो वापस से लौट भी रहे हैं, इंडिया ने अपने सेकंड रेस्क्यू वेसल को रिकॉल कर लिया है, वापस से बुला लिया है, और पहला वाला अभी भी उस एन रूट पर है, देख रहे हैं क्या क्या सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक के पेपर पे आएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर दिए नहीं है, यहाँ पे आप देख पाओगे क्या दिया है। इंडिया में जो केसेस होंगे वो मई के यानी कि मई के बीच में हम लोग को देखने वाले हैं 8 to 10 लाख केसेस अ डे, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बताया गया है, ऐसा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आज का जो साइंस एंड टेक के पेपर पे आर्टिकल है ना, वो एक ये आर्टिकल है, ये हमारे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ऐसे आर्टिकल ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है यूपीएससी, चाहे आप पिछला प्रीलिम्स का पेपर देख लो। उसके बाद देखो यहाँ पे बात क्या करी गई है, जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है उसने जो विंटर की क्रॉपिंग है उसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, लगभग 20% से। अब ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्या है, ग्राउंड वाटर की कमी। ठीक है, अब यहाँ जो पानी है इसकी कमी की वजह से जो विंटर क्रॉपिंग है वो काफ़ी हिट होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और इंडिया जो है दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 30 मिलियन हेक्टेयर्स इन द कंट्री ये डेडिकेट कर दिया जाता है इस क्रॉप को। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये जो है डिक्रीज़ हो चुकी है लगभग 20% से, और डिक्रीज़ हो जाएगी लगभग 2025 तक। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ऐसा देखने को मिलता रहा, ऐसे यहाँ पे ग्राउंड वाटर की कमी देखने को मिलती रही तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव सोर्स बताया गया है, मतलब चलो आपको अगर ग्राउंड वाटर नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कैनाल्स का इस्तेमाल करना है। आप कैनाल का इस्तेमाल करके अपना इरिगेशन सिंचाई कर सकते हो और अपनी क्रॉप्स को वापस से ग्रो कर सकते हो। देखो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो ये आज के टाइम पर हमारी क्रॉप्स जो है कम हो रही हैं, वो क्या रीज़न है। देखो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली किस चीज़ का बोला गया है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंचाई विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर है, और उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नाउ हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर हमें जो क्रॉप्स इंटेंसिटी है वो उसको बढ़ानी है तो। ठीक है, यहाँ पे ये इस चीज़ के बारे में बताया गया कि पानी की कमी की वजह से ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, बोला गया है मेकिंग ऑक्सीजन। देखो नासा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर है, अपने मिशन के ऊपर है, मार्स के ऊपर, जिसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। नाउ नासा ने क्या कर दिया है, नासा ने एक और इतिहास रच दिया है। वो क्या है, इन्होंने ऑक्सीजन को अलग करा कार्बन डाइऑक्साइड से। कहाँ पर, मार्स के एटमॉस्फेयर पे, मार्शियन एटमॉस्फेयर में इसको अलग किया गया है। और आप कह सकते हो मतलब अनबिलीवेबल, ये जो एक्सट्रैक्शन है ऑक्सीजन का मार्स के ऊपर, ये अचीव किसके थ्रू करा गया है, एक डिवाइस है जिसको बोला जाता है मॉक्सी। मॉक्सी के थ्रू ये काम किया गया है। ओके, और ये पहला एक्सट्रैक्शन है अगर हम बात करें पूरे नेचुरल रिसोर्सेज का, ये दुनिया का पहला इस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया गया है नेचुरल रिसोर्स का। कहाँ से, एक पर्यावरण से, वो भी दूसरे ग्रह के पर्यावरण से, यानी दूसरे प्लैनेट पर हमने ये काम करके दिखाया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये भी दे रखा है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिनी ब्लैक होल के बारे में बात कही गई है। जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर कर लिया है, जिसको बोला गया है एक सबसे छोटा ब्लैक होल, और ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर देखने को मिला है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम है उसके ज़रा सा पास में ही है। और इसको नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, रिसेंटली यूनिकॉर्न न्यूज़ में था, वो किससे रिलेटेड है,
वो है ब्लैक होल से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है। जो ये स्टडी है ये पब्लिश करी गई है मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अंदर। देखो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है, सब चीज़ वो अपने अंदर संभाल लेता है, ठीक है। बनाऊंगा कभी वीडियो ब्लैक होल के ऊपर, अच्छे से समझाऊंगा। ओके, अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और बहुत सारी जो है टाइम मैनेजमेंट में करूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, नई नई चीज़ें लाने की चैनल के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल तो अभी न्यूज़पेपर देखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग छांट रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल क्या है, रशिया 2025 तक अपना खुद का नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने बोला है ये खुद का अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025 तक बना लेंगे। और उसके बाद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम जो आज के टाइम पर है, जो हमारा एक ISS है जिसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर डेवलप किया है, उससे ये लोग बाहर हो जाएंगे। जब खुद का बना लेंगे तो ये जो आज के टाइम पर करेंटली वाला है इससे बाहर हो जाएंगे ना। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो रॉसकॉस्मोस क्या है, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। जिस तरीके से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, जिस तरीके से जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, उसी तरीके से जो रशिया है उसकी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस है। तो इसके जो चीफ हैं डिमिट्री रोगोजिन, इन्होंने बोला है कि देखो काम स्टार्ट हो चुका है इस न्यू स्टेशन के ऊपर और जल्दी से कोशिश ये रहेगी कि हम इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ। देखो आज के टाइम पर हो क्या रहा है ना, जो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आज के टाइम पर करेंटली हमारा है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया ने मिलकर बनाया हुआ है। और रशिया के आज के टाइम पर वेस्टर्न नेशन से रिलेशंस अच्छे हैं नहीं। अगर हम बात करें सीधे सीधे अमेरिका के साथ, आप देख सकते हो रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं आज के टाइम पर। तो उसका भी एक इफेक्ट ये है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये पड़ जाता है। नाउ जो करेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको लॉन्च किया गया था 1998 में। और देखो इसके अंदर कौन कौन था, रशिया था, यूनाइटेड स्टेट्स था, कनाडा, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी थी। इन सब ने मिलकर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था जो कि एक मानव इतिहास बन चुका था। नाउ अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉमन सी होती जा रही हैं। रशिया जो है अपने खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है। रशिया के डेप्यूटी मिनिस्टर हैं कौन, यूरी बोरिसोव, इन्होंने बोला है कि हाल ही में कि देखो क्या होगा 2025 में इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही साथ देखो ये डिसीजन भी पूरा पक्का नहीं है कि जो करेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे ये लोग विड्रॉ करेंगे, ये पक्की चीज़ नहीं है। अब देखो रशिया ने इस महीने क्या करा है, अपनी 60th एनिवर्सरी जो है मनाई है, किस चीज़ की, यूरी गागरिन की। यूरी गागरिन क्या है, एक पर्सन है जो कि पहले पर्सन बने थे ऑर्बिट में जाने के, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया, कंट्रीज स्पेस प्रोग्राम था। तो यहाँ पर जो ये पर्सनैलिटी है पहली बार पहुँचे थे ऑर्बिट के अंदर, तो उसके बारे में बताया गया है। और इसी चीज़ को हम लोग 60 साल पहले इन्होंने काम किया था, तो 60वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो उसी दिवस पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। ये मैंने बता दिया है कि रशिया जो है क्या काम कर रहा है आज के टाइम पर, और इसको लॉन्च करने की बात ये करी जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये देख पाओगे, इनको तो पहचानते होंगे, ये जस्टिस NV रमन्ना है। ये प्रोफाइल्स के बारे में बताया गया है। देखो अभी मैंने आपको बता दिया ये 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी बन चुके हैं तो उनके बारे में प्रोफाइल बताई गई है। और यहाँ पर भी एक प्रोफाइल है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कैस्ट्रोस के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कि क्यूबा के यहाँ पे आप कह सकते हो कि रूल करते थे। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, जो क्यूबा के अंदर जो पावर्स थी वो यूथ जनरेशन के हाथ में सौंप दी है, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, ये प्रोफाइल के बारे में बताया गया है, इसको आप लोग स्किप कर लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे उस ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले ये वाली इमेज देखो, जो ऑक्सीजन है कहाँ से मिलती है, हवा से, ठीक है। अब अगर हम बात करें हवा से क्या पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन ही मिलती है, तो ऐसा नहीं है। जब आप इनहेल करते हो तो उसके अंदर 100% में से ऑक्सीजन सिर्फ कितनी होती है, 20.95% होती है। उसके साथ साथ बहुत सारी और भी देख पाओगे, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 78% तक देखने को मिलता है, आर्गन होता है, और भी अदर चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखना है ये, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ये 20% के आसपास होता है,
ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। अब जो है अगर आप लोग सोचो ऑक्सीजन क्राइसिस कैसे देखने को मिलता है, लोगों के फेफड़े में जो है इस कोविड-19 का इफेक्ट पड़ जाता है और फिर वो जो फेफड़े हैं वो जो अच्छे से वर्क करना बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। नाउ अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, मतलब कम हवा को लेंगे। मान लो अभी हम लोग 100% एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो 100% एयर में से जो 20% है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। नाउ फेफड़े सही से वर्क नहीं करेंगे, कम हवा को एब्जॉर्ब किया जाएगा, कम हवा फेफड़े एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप कह सकते हो कम हवा को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो उसमें और ज़्यादा कम है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो 20% तक है। अगर हम लोग अभी अच्छे से हेल्दी इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो अभी हम लोग पूर्ण मात्रा में, जैसे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, चलो। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन एक तरीके से हमारे फेफड़े अगर वर्क नहीं कर रहे हैं और हम लोग कम मात्रा में इस पूरे एयर को इनहेल कर पा रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कम है। ठीक है, उस वजह से क्राइसिस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ये क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कौन कितनी बार सांस लेता है 1 मिनट में। जो नवजात, देख पाओगे ये जो दैनिक भास्कर है ना, इसने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट किए थे, यहाँ पर सारे आर्टिकल्स मैंने लगा दिए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है जो नवजात बच्चा है जिसकी एक साल की उम्र है, वो 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। जो शिशु हो गया 1 से 3 साल का, वो 24 से 40 बार सांस लेता है। छोटे बच्चे 3 से 6 वर्ष के हो गए, वो 22 से 34 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। स्कूली बच्चे हो गए 6 से 12 वर्ष के, वो 18 से 30 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। टीनेजर हो गए वो 12 से 16 बार सांस लेते हैं। और जो एडल्ट्स हो गए वो 12 से 20 बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो मतलब जितना छोटा बच्चा होगा उसकी वो ज़्यादा सांस लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब हम लोग समझते हैं इस ऑक्सीजन के बारे में। देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया एयर के अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन 20% है। और उसके बाद नाइट्रोजन देखने को मिलती है, नियॉन, हीलियम, जिनॉन, क्रिप्टन, ऑक्सीजन, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें हवा को बेहद ठंडा करके ऑक्सीजन करते हैं अलग, यानी ऑक्सीजन को हम लोग अलग कैसे करते हैं। मान लो ये जो पर्सन है जिसने सांस लिए एक तरीके से, इसको फेफड़े से इसे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसको में ऑक्सीजन की कमी है। नाउ अब इसको हम लोगों को ऑक्सीजन देना है, तो हम लोग को प्योर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन चाहिए। जो नाइट्रोजन वगैरह है हवा के अंदर उसको अलग करना पड़ेगा हमें। अब उसको हमें प्योर ऑक्सीजन देना है, तो वो प्योर ऑक्सीजन कैसे हम लोग अलग करते हैं इस पूरे सारे कंपोनेंट में, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो ऑक्सीजन, अगर हम बात करें जो ये सारी गैसेस आप लोगों को दिख रही हैं, ठीक है, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम, ये सब लिक्विड के अंदर बदल जाती हैं, पानी में बदल जाती हैं। आपको ध्यान रखना है पानी में बदल जाती हैं जब उनको इस टेम्परेचर पे ले आया जाएगा तब। देखो, जो ये कंपोजिशन है पूरे एयर का, मान लो ये जो मशीन है हमारे पास, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, हवा को डालेंगे। जो आज के टाइम की हवा है, रूम की हवा है, उसको कलेक्ट कर लो, कहीं पे भी जो हवा है उसको डाल दिया गया इसके अंदर। अब उस हवा में ऑक्सीजन कितनी है, 20% है, लेकिन पेशेंट को कितना चाहिए, सिर्फ उसको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इस मशीन में जो है कूल करा जाएगा, इस हवा को कूल करा जाएगा। कैसे, देखो ठंडा करने लगेंगे हम लोग। अब ठंडा करेंगे तो इसके अंदर जो जीनॉन है, जीनॉन लिक्विड के अंदर बदल जाता है कब, जब वो -108 डिग्री पर आता है। तो देखो हवा जो है ठंडी होनी चालू हो गई। मान लो ठंडा होते होते ये पहुंच गया -108 डिग्री पर, तो जीनॉन पानी में बदल गया, जीनॉन लिक्विड में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, उसको कर दिया गया अलग, निकाल दिया गया वहाँ से। ठीक है, बह गया वो। उसके बाद क्रिप्टॉन पे आया, मतलब उसको थोड़ा सा और ठंडा करा गया। क्रिप्टॉन कहाँ पे आ गया, -153 डिग्री पे, इसको ये भी क्रिप्टॉन भी पानी के अंदर बदल गया। अब इसको भी अब पानी के अंदर बदला तो इसको भी हमने अलग कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन कितने पे आया, ऑक्सीजन आया -183 डिग्री पर, -183 डिग्री पर ऑक्सीजन भी पानी के अंदर बदल गया। नाउ अब जो ये ऑक्सीजन पानी के अंदर बदला, इसको जो पानी को हमने कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये हमारी काम की चीज़ है, तो हमने इसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके नीचे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन चाहिए था, हमने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह को भी लिक्विड में कन्वर्ट करा जाता है, इसके भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने इसको यहाँ तक ठंडा कर लिया, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में हमने कलेक्ट कर लिया। ओके, समझ में आया प्रोसेस क्या है। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये लिक्विड है, लिक्विड ऑक्सीजन, अब इसको ले जाने के लिए टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है। उस टैंकर को हम लोग बोलते हैं ये वाले, जो आज के टाइम पर हमने सिंगापुर से भी मंगाए। ओके, इस टैंकर को यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन इसके अंदर भरेंगे। अब आप कहोगे
कि हमने सर इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन भर दिया तो फिर वो तो फिर से वापस से गैस बन जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये बनाया ही इस तरीके से कि इसके अंदर -183 डिग्री मेंटेन करके रखा जाएगा। ठीक है, इस डिग्री को मेंटेन रखने के लिए ही हम लोग इस टेक्निक को बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इसको ध्यान रखना कि देखो लिक्विड है वो ज़्यादा ठंडा होके जमे भी ना, सॉलिड भी ना हो, प्लस जो हमें चाहिए वो उस टाइप में लिक्विड में कन्वर्ट रहे, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी है इस टैंकर के अंदर। और आज के टाइम पर जो कमी पड़ रही है वो इस टैंकर की कमी पड़ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली, लेकिन जो है यहाँ पर क्या है, कमी किसकी है, टैंकर की है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। हमारे कंट्री में 7 से 8 हज़ार टैंकर हैं इस समय, और हमें चाहिए कम से कम 15,000 टैंकर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ये जो क्रायोजेनिक टेक्निक से तैयार किया हुआ ये ऑक्सीजन लिक्विड टैंकर है। अब यहाँ पे क्रायोजेनिक टेक्निक से हम लोग ऑक्सीजन को भी आप कह सकते हो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको सिचुएशन समझाया वो भी क्रायोजेनिक टेक्निक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से हम लोग इसके अंदर भी मेंटेन कर लेते हैं। मतलब क्या है, मैंने जैसा बताया ऑक्सीजन को लिक्विड में बदल जाता है, उसके पीछे क्रायोजेनिक टेक्निक होती है। ठीक है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद लिक्विड में बदलने के बाद फिर से हम लोग जो है इस टैंकर के अंदर डाल देते हैं, और इस टैंकर में जो है आप कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखा जा सकता है। नाउ सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। यहाँ पे आप देख पाओगे बोला गया है विदेशों से ऑक्सीजन मांगने का प्रोसेस शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो सिंगापुर है उसने हमें इन टैंकर्स को सेंड भी किया है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो टैंकर्स हैं अब इनको रेल के थ्रू भी चलाया जा रहा है, ट्रेन्स के थ्रू। ठीक है, ताकि जो है सभी जगह पर इन टैंकर्स को पहुँचा दिया जाए। और फिर उसके बाद आपको याद रखना है ये है ऑक्सीजन सिलेंडर। इन ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है ये ऑक्सीजन गैस भरी जाती है इन टैंकर से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टैंकर के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर हमने इसको थोड़ा सा भी गर्म किया तो ये लिक्विड ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगा, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए गैस वाली ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जो है इस गैस के अंदर इस जो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर डालेंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो वापस से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। नाउ ये बहुत अमाउंट होता है इसके अंदर, लगभग एक टैंकर जो है 70,000 लोगों को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकता, ऑक्सीजन सिलेंडर को भर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इनके अंदर, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में कम होगा, गैस फॉर्म में ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे मिल गए तो मैंने यहाँ पर लगा दिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन कैसे यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिल जाता है। ना इसी के साथ करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।